हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत जानकार लोगों से मिलवाते हैं और खबरों के पीछे तक, खबरों की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में जॉर्डन में वहां के प्रिंस के जरिए हुकूमत के खिलाफ कुछ सरगर्मियों का इल्जाम लगा और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसी कुछ खबरें आई। और कुछ मीडिया ने यह भी बताया कि शायद ये तख्ता पलट की कोशिश थी, लेकिन अभी हालात बज़ाहिर कंट्रोल नजर आ रहे हैं। और ताजा खबर यह है कि प्रिंस हमजा ने किंग अब्दुल्ला के हाथ पर एक तरह से फिर से बैत कर ली है और उनके खिलाफ कोई भी सरगर्मी ना करने का वादा किया है। उस पूरे खित्ते को बहुत अच्छी तरह से जानने वाले हमारे आज खास मेहमान हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत ही जाने माने राइटर हैं। उन्होंने एक बहुत ही अहम किताब पैलेस्टाइन डॉक्यूमेंट के नाम से लिखी 1998 में, जो पूरे अरब ममालिक में और खुद फिलिस्तीनी ग्रुप्स तक भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। एक जगह इकट्ठे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा आपने सऊदी अरब के और लीबिया के और मुख्तलिफ उस पूरे खित्ते के कई अखबारात के लिए भी काम किया है। आप दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। वेलकम है डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब। आप ये बताइए कि ये उर्दून के जो हालात हैं उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये क्या कुछ था? क्या ये खानदान के अंदर, शाही खानदान के अंदर कुछ ऐसी टकराव की हालत है? आखिर क्या कुछ है ये जो पिछले चंद दिनों में कम से कम इतवार से जो खबरें आ रही हैं, ये उर्दून के शाही खानदान के अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और एक शहजादा बगावत कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी गई है, इतनी अहमियत का मुस्तहिक नहीं था। और जहाँ तक अंदाज़ा हो रहा है कि इस शहजादे ने, जिसका नाम हमजा है, जो कि जो जो बादशाह थे वहाँ के, पहले इनसे पहले जो हुसैन साहब थे बादशाह, उनका एक लड़का है। उन्होंने 4 शादियाँ की थी, उनमें से एक बीवी जो थी, एक मलका नूर, उसका बेटा है, जबकि दूसरे जो बादशाह हैं वो किसी दूसरी बीवी के बच्चे हैं वो। तो ये लोग जो है एक तरह से सौतेले भाई हैं, सगे भाई उस माने में नहीं हैं। जब किंग हुसैन ने 1999 में, उससे पहले बहुत काफी अरसे तक, मैं ख्याल कुछ नहीं तो 20 साल तक, उनके जो सगे भाई किंग प्रिंस हसन, उनका नाम है हसन बिन तलाल, उनके वो एक तरह से पूरे अरब दुनिया में उनकी बहुत अच्छी, उनकी एक शोहरत है और उनका बहुत एहतराम किया जाता है। वो उनके यानी वली अहद मुकर्रर थे और तकरीबन 20 साल से या उससे भी ज़्यादा से वली अहद थे। उसके बाद किंग हुसैन जो थे वो बीमार हुए, अमेरिका गए, और अमेरिका में उनको CIA या किसने उनको ये पट्टी पढ़ाई कि देखो, अगर हसन जो है बादशाह बन जाएगा तो ये सारी पॉलिसियां बदल देगा और ये बहुत गड़बड़ कर देगा। तो बीमारी की हालत में स्ट्रेचर के ऊपर स्पेशल प्लेन से वो अम्मान आए और उसी बीमारी की हालत में उन्होंने हसन को निकाला और अपने बड़े बेटे जो आज बादशाह हैं अब्दुल्ला को बादशाह बना दिया, और अपने छोटे बेटे को, जो उनका ज्यादा चहीता था, हमजा जो है वो हुसैन का ज्यादा चहीता था, इसको उन्होंने वलीयत बनाया कि इसके बाद तुम्हारे बाद ये बनेगा। ये करके वो चले गए वापस अमेरिका और वहीं पे उनका इंतकाल हो गया। यानी बहुत ही बुरी हालत में थे। तो उन्होंने जो काम किया अपनी जिंदगी में बहुत ही यानी गलत किया। और प्रिंस हसन जो थे उनके बारे में उस वक्त भी और आज भी जिंदा हैं वो। और ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के जो साबिक वजीर खारजा इकराम, शेख इकराम साहब थे, उनकी बेटी सरवत है, उनसे उनकी शादी हुई है और उनसे बच्चे उनके हैं। उनका बहुत अच्छा एहतराम है। आज भी उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, कोई मुजाहरे नहीं किए, कोई कुछ नहीं किया, खामोशी उसको बर्दाश्त कर लिया। इसलिए उनके ऊपर कोई इताब नहीं हुआ। और इस बच्चे को इन्होंने जो है 1999 की बात है जब उन्होंने इनको बनाया, और दोनों को, एक को बादशाह एक को वलीयत। लेकिन उसके सिर्फ 5 साल के बाद आज जो बादशाह बने हुए हैं अब्दुल्ला, इन्होंने इनको हटा दिया और अपने बेटे को, जो कि अभी छोटा सा बेटा था, इसको वलीयत बना दिया। तो भी ये कुछ बोले नहीं, खामोश बैठे गए, जाकर के अपने जो है
जो भी महल वगैरह होगा उसमें जाके बैठ गए और अपनी खामोशी से दूसरे कामों में लगे रहे उसमें। और इधर जो है हालात वहां पर जब से खास तरीके से शाम में हालात खराब हुए हैं, तो जो आसपास के जो ममालिक है सब पर उसका बहुत ही बड़ा असर पड़ा है। यानी लेबनान पे असर पड़ा है, तुर्की पे असर पड़ा है, इराक पे पड़ा है और जॉर्डन पर भी खास तरीके से पड़ा है, इसलिए कि बहुत से रिफ्यूजी यहाँ पर भी आए हैं। इसकी वजह से बहुत बोझ पड़ गया है। एक छोटा सा मुल्क है, जॉर्डन कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, एक छोटा सा मुल्क है, उसके ऊपर वहां पर 5 लाख जो है वहां पर इस वक्त रिफ्यूजी हैं, जिनकी वजह से वहां पर यानी बहरहाल हुकूमत को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। टेंटी लगाएंगे, पानी देंगे, उनके लिए पढ़ाई का इंतजाम करेंगे, खाने का इंतजाम करेंगे, बहुत कुछ ऐसा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी बोलती तो है, करती कुछ नहीं है। तो इस सब का बहुत जोर वहां पे है। तो वहां पे इस वक्त माशी हालत बहुत ही खस्ता है वहां पर। और इस बीच में जैसा कि यह है, यानी इस तरह का जो भी निजाम होता है जहां पर शख्स या एक दो शख्स की हुकूमत होती है, वहां पर करप्शन जो है खूब पनपता है। तो वहां पर करप्शन भी बहुत काफी है वहां पे इस माने में। हालांकि बहुत पहले नहीं था, लेकिन इधर मैं समझता हूँ कि 15-20 सालों के अंदर ये सब चीजें परवान पड़ी हैं। और तो इनके बारे में इल्जाम सिर्फ यही है कि इन्होंने उस करप्शन और उस जो वहां पे जो महंगाइयां हो रही हैं, लोग परेशान हैं, तकरीबन 40% लोग इस वक्त वहां पर जॉबलेस हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। अगर आबादी का 40% बेकार हो तो समझ लीजिए उससे कितनी ज्यादा मसाइल पैदा होते हैं सोसाइटी के अंदर, चोरी चकारी सब कुछ शुरू हो जाती है। तो इसके खिलाफ इन्होंने कहीं पे ये बात की, अपने घर ही में की होगी या किसी दोस्त से की होगी, और इस सब चीजों की रिकॉर्डिंग वहां पहुंच गई। तो अरब ममालिक में ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अक्सर ममालिक में, शायद एक दो को छोड़ करके, कहीं पे भी डेमोक्रेसी नहीं है। कहीं पर भी आप सही तरीके से बोल नहीं सकते हैं। एक लफ्ज बोलना भी जो है आपके लिए फांसी का जो है उसका इनाम मिलता है उसका। हर जगह ऐसे ही है, चाहे खलीज के ममालिक हों, चाहे आप मिस्र देख लें, आप चाहे आप मराकश देख लीजिए, आप इधर यानी सीरिया, इराक वगैरह, हर जगह कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाता कि आप जरा सा, सद्दाम हुसैन जमाने में तो बहुत ही जबरदस्त था कि आप जो है यानी सांस भी उनके खिलाफ ले लें तो साहब उसकी फांसी जो सजा होती थी, गोली बल्कि लगती थी। तो ये माहौल वहां पर है। उस माहौल के अंदर अगर ये शहजादा जो है दो लफ्ज बोल दिया इसने कि भाई ये क्या हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं हो रही है, तो इसको एक तरह से बगावत समझ लिया गया और फौरन जो है ना उसकी कहानी जो है बाहर छपने लगी। तो उसने जो बयान दिया है वो बहुत ही मामूली सा बेचारे ने बयान दिया है, कोई ऐसी बात नहीं कही उसके अंदर। उसने सिर्फ यही कहा कि यहाँ के हालात नहीं ठीक है, यहाँ के मुआशियात नहीं ठीक है, यहाँ पे जॉबलेसनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है। और उसने ये बताया कि मुझे अपने घर के अंदर जो है मुक़य्यद कर दिया गया है। तो एक तरह से जो है उनकी जो सजा हुई है वो सजा बहुत ज्यादा नहीं हुई है। आम हालात में तो ऐसे लोगों को खलीज वगैरह में तो कत्ल ही किया जाता, खत्म हो जाते वो। लेकिन यहाँ पे उनको घर पे रखा गया उनको, और ये कहा गया कि आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, शायद इंटरनेट वगैरह भी काट दिया होगा उसमें। और इन्हीं के साथ साथ तकरीबन 20 और लोगों को भी, उनमें से कुछ गिरफ्तार हैं कुछ गिरफ्तार नहीं है, भी इसमें कहा गया। और फौरन ही जो है उसमें कयास आराई शुरू हो गई कि इसको इसराइल ने कराया है, इसको सऊदी अरब ने कराया है, इसको ईरान ने कराया है, हर किस्म की बात। यानी ये कैसे हो सकता है कि सऊदी अरब भी कराया और ईरान भी कराया, सऊदी अरब भी कराया और इसराइल भी कराया? यानी अजीब और गरीब बात है, ये हो नहीं सकता ऐसा। तो इस तरह की क्यासाराई फौरन शुरू हो गई। तो मेरे जाती ख्याल में ऐसा है कि ये जो है इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टॉर्म इन कप ऑफ टी है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये घरेलू मामलात हैं इसमें। और जैसा कि अभी आपने बताया, मैंने इसको नहीं देखा है लेकिन आपने देखा है तो ठीक ही होगा कि उन्होंने उनसे बैत कर ली है, यानी कोई ऐसी बड़ी इख्तलाफ की बात नहीं थी। और ये उनको भी मालूम होगा, हमजा को भी मालूम होगा कि अगर वो कोई खुल करके करेंगे तो मुमकिन है कि तख्ता ही पलट जाए, मुमकिन है पूरे खानदान इंतकाल, जैसे कि इराक में इससे पहले हो चुका है। इराक में 1958 में भी वहां पे हुकूमत थी। और जरा सा अगर पीछे जाएं तारीख के, तो इस चीज का यानी इसकी शुरुआत जो है पहली आलमी जंग से शुरू हुई है। पहली आलमी जंग में इनके जो परदादा थे शरीफ हुसैन, जो मक्का के थे, तकरीबन 400 साल से उनको तुर्कियों ने वहां का गवर्नर बना रखा था। और इतनी अजमत देते थे कि इस तुर्की के बादशाह को इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अपने बेटे का रिश्ता इनकी बेटी को भेज सके, कि हमारी ये औकात नहीं है उनको। और उनको मुस्तकिल इनके खाने पीने के लिए वहां से सोने में भरे भरे जो है ना बोरे जो है अशरफियों के आया करते थे हर चंद महीने पर, कि इनको कोई परेशानी नहीं हो।
इनके साथ इन्होंने गद्दारी की और अंग्रेजों के साथ मिल करके इन्होंने बगावत, जिसको के अरबी में यहाँ पे असौरतुल कुबरा बोलते हैं, ग्रेट रिवोल्ट बोलते हैं, जिसके जिसके अंदर बरतानिया ने ऐसे वादा किया था कि जो इलाके भी तुम फतह कर लोगे वो तुम्हारे हो जाएंगे और तुम उसके बादशाह हो जाओगे। तो इन्होंने, जिसको आज कहा जाता है हिजाज जो है, नज्द तो नहीं, नज्द में दूसरे थे, आले सऊद थे, लेकिन हिजाज है, फिलिस्तीन है, शाम का काफी इलाका है, ये जो आपका उर्दून है, ये सब इलाके, लबनान के भी एक इलाका इन्होंने फतह किया है, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जंग खत्म होती ही जो है बरतानिया मुकर गया और बरतानिया ने दूसरे वादे कर रखे थे, तफसील अगर कभी है तो मैं बताऊंगा, अभी इस वक्त तो मैं बताऊं लंबी बात हो जाएगी। लेकिन उन्होंने एक साइक्स पिको नाम के एक मुआहदा कर रखा था, जिसके तहत उन्होंने फ्रांस से भी वादे कर रखे थे। फिर उन्होंने यहूदियों से बाल्फोर डिक्लेरेशन नाम वादे कर रखे थे। तो इनको उन्होंने बहुत जलील किया और इनको कोई दिया हुआ कुछ नहीं इनको, और इनको बल्कि मजबूर किया कि ये वहां से जो मक्का में थे, मक्के को छोड़ दें, उनको जाकर के कुब्रुस में, साइप्रस जिसको बोलते हैं, वहां जाकर के नजरबंद कर दिया उनके मतलब परदादा हुसैन को। उसके बाद वहां पर जो है इन्होंने इनके इनके ये जो आज जो बादशाह हैं, उनके दादा जो अब्दुल्ला थे, अब्दुल्ला, और दूसरी तरफ फैसल जो थे, जो कि एक कुछ दिन तक 2-3 साल शाम के वो किंग भी रह चुके थे। इन लोगों ने वहां पर गोरिल्ला जंग शुरू कर दी, जैसे इन्होंने पहले की थी तुर्कियों के खिलाफ, वैसे ही इन्होंने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के खिलाफ शुरू कर दी। 1918, 19, 20, 21 तक ये जो है कई साल चले जाके हमले करते थे और भाग जाते थे, हमले करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई इनको चुप करो, किसी तरह से चुप कराओ इनको। तो कायरा में 1921 में कॉन्फ्रेंस हुई, जिस वक्त उस वक्त कॉलोनी के जो मिनिस्टर थे चर्चिल साहब, जो कि बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, वो वहां पर आए और उन्होंने नक्शा यूं देख करके वहां रखा हुआ था, इराक को दे दिया फैसल को, और जो उर्दून जो है, जो कि तरीका असल में कोई खास जगह भी नहीं है, वो तकरीबन 80% उससे ज्यादा सहरा है, वो उन्होंने अब्दुल्ला को दे दिया। तो वहां जो किंग फैसल, वहां पे तो किंगडम मान ली उन्होंने, यहाँ पर इनको किंग नहीं माना बल्कि अमीर बोलते थे, अमीर, अमीर, ये इमारत बोलते थे, इमारत जैसे कि आजकल खलीज में है, मतलब बादशाह से नीचे का दर्जा है, वो उनको दे दिया। और इस तरह ये यहाँ के बादशाह, यानी अमलन बादशाह तो नहीं लेकिन अमीर थे, बन गए ये। उसके बाद जब फलस्तीन का मामला सन 1948 में आया और अब्दुल्ला भी उसमें शरीक हुए, तो अब्दुल्ला ने, जिसको आज वेस्ट बैंक कहा जाता है, जो कि इसराइल के कब्जे में आ जाए, जहाँ के फलस्तीन अथॉरिटी भी एक हिस्से में है, इस पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो उनके बाद उर्दून भी हो गया और वेस्ट बैंक भी हो गया, तो काफी बड़ा एक तरह से मुल्क हो गया। फिर उन्होंने फलस्तीन के और सऊदी और अपने मतलब जॉर्डन के, उर्दून जिसे बोलते हैं अरबी में, इनके वजहा बोलते हैं, वजहा मतलब जो एल्डर्स, बड़े लोग जो है मतलब सोसाइटी के, इनको जमा किया और इनसे ये कहलवा दिया कि आप अब से बादशाह हैं। ये 1950 में, 48 में उन्होंने कब्जा किया, 50 में उन्होंने बादशाह बना लिया। तब से वो किंगडम ऑफ जॉर्डन बन गया, हाशमाइट किंगडम, हाशमाइट किंगडम जॉर्डन बन गया, उससे पहले एमिरेट था। तो उसके बाद वो अगले ही साल जो है फिलिस्तीनियों ने उसको कत्ल कर दिया, अब्दुल्ला को। यानी उन्होंने कहा कि इसने जो है यहूदियों के साथ बहुत बड़ी साजबाज की और यहूदियों को इसराइल बनाने दिया, और उसको ये बदला मिला कि उसको वेस्ट बैंक मिल गया, तो इनको जो है कत्ल कर दिया गया अगले ही साल बादशाह बनने के। उसके बाद जो है उनके बेटे तलाल जो थे, मतलब अभी जो किंग हुसैन जो थे, उनके बाप तलाल के बारे में भी लोगों की बहुत अच्छी राय थी कि वो अच्छा आदमी है और वो एक तरह से ठीक काम करेगा, इस्लाम पसंद है और अरबों के फायदे के लिए काम करेगा, और वो मगरिब का जो है गुलाम नहीं रहेगा। तो वो 2-3 साल उसको बादशाह बना उनके बाद। लेकिन अंग्रेज हावी थे पूरी तरह से उस वक्त भी। अंग्रेजों ने कहा कि ये तो पागल है, ये पागल, उसको ऐलान करके उसको पकड़ करके जाके तुर्की में नजरबंद करा दिया उसको। तो उसके बाद हुसैन को ले आए, जो बच्चा था अभी, हुसैन जो थे अभी छोटे से थे अभी, लेकिन उनको बना दिया, मतलब उनके बाप तलाल को निकाल करके तुर्की में, यही वहां इनका इंतकाल हो गया, उनको पागल घोषित कर दिया उनको और इनको लाके बैठा दिया। तो ये पूरी एक कहानी, ये लोग जो है एक तरह से पहले अमेरिका के साथ थे, पहले बरतानिया के साथ थे, अब अमेरिका के साथ हैं। तो उनका एक मोहरा है, बिल्कुल इसमें कोई भी जरा मुबालगा नहीं है, एक मोहरा है, छोटे से मोहरा है, कोई बहुत बड़ी अहमियत भी नहीं, छोटा सा मुल्क है, कोई बहुत बड़ी तादाद भी नहीं है, कोई इजी नहीं है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पे है। और वहां पर अगर वो फैसिलिटीज जो देते हैं CIA वगैरह को,
तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस की बात है। और इसी वजह से ये लोग ये भी है कि खामोशी से रहते हैं, वहां पे ज्यादा हंगामा नहीं करते। जैसे आप देख रहे हैं खलीज में दुबई वाले और ये अबू धाबी वाले ज्यादा हंगामा कर रहे हैं, और इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि छोटा सा मुल्क जिसकी कोई हैसियत नहीं है, खाली जो पॉकेट में बहुत ज्यादा पैसे आ गए हैं उसकी वजह से हंगामा शुरू कर दे, तो उसको बाद में जो है बहुत काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये लोग खामोशी से रहे हैं। तो इस बीच में चूंकि सीरिया यानी शाम वगैरह के और इराक के भी जो मसाइल हुए, बहुत ज्यादा यहाँ पे रिफ्यूजीज आ गए, और यहाँ पे कोई तेल वेल तो निकलता नहीं है, तो उसकी वजह से वहां पे हालात खराब हैं। इस जिम्न में ये बात आई है कि प्रिंस हमजा ने कुछ ऐसी बात कह दी कि भाई ये तो कुछ ठीक नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा है, और लोग परेशान हैं और इकोनॉमी खराब हो रही है, इतने लोग जो है जॉबलेस हैं, कैसे होगा। तो इससे आगे मैं समझता हूँ ज्यादा नहीं समझना चाहिए। और जो इतना बड़ा जो कहानी बनाई गई है इसराइल को, ईरान को, सऊदी अरब को मिला करके, ये सब मैं समझता हूँ कि ये गलत है। ये अच्छा, आप इस पूरे खित्ते पे बहुत ही बारीकी से नजर रखते हैं, और मैंने आपको बीच में इसीलिए इंटरप्ट नहीं किया कि आप बहुत सी इंफॉर्मेशन दे रहे थे, बाकायदा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आने वाली है, वो आप सब कुछ बता रहे थे। लेकिन इसमें एक चीज जो समझनी है मुझे, वो ये कि क्या जिस तरह से सऊदी अरब में 2017 में क्राउन प्रिंस को बदलने के बाद हालात बदले, बहुत से लोगों को वहां गिरफ्तार किया गया, जिसमें बहुत ही प्रोमिनेंट किस्म के लोग थे, और नाइफ बिन अब्दुल्ला को हटा करके मोहम्मद बिन सलमान को बनाया गया। क्या जॉर्डन में भी जिस तरह से क्राउन प्रिंस को बदला गया 2014 में, क्या उसी की चिंगारी, एक ही किस्म के दोनों तरफ सियासी इस तरह के हालात हैं कि वो खानदान में रस्साकशी है? आप दोनों को अगर कंपेयर करें तो किस तरह से बताएं? देखिए, जो सऊदी अरब में जो शाही खानदान है वो बहुत ही बड़ा है। मतलब कम से कम कोई 6,000 प्रिंस हैं, और वहां पर कुछ निजाम बना हुआ है, कुछ यानी चीजें कुछ लिखी हुई, कुछ बगैर लिखी हुई बनी हुई हैं। उसमें नंबर एक ये है कि जो इनके जो मुअस्सिस थे, अब्दुल अजीज, शाह अब्दुल अजीज जो थे, उनके बेटे जो है आखिर तक जो एक के बाद उम्र के लिहाज से वो बादशाह बनेंगे। लेकिन जब ये सलमान बने तो सलमान जो है तो ठीक, वहां तक तो ठीक था। सलमान के बाद जो है वहां अभी और उनके बेटे बेटे अहमद जो है सबसे जो छोटा बेटा है, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल सही, जो कि बहुत जमाने तक जो है जूनियर होम मिनिस्टर था वहां के, इंटीरियर मिनिस्टर बोलते हैं, वजीर दाखिला, बहुत जमाने तक था, और बहुत तजुर्बेकार आदमी है। और अभी कोई उसकी सेहत कोई खराब नहीं है, ठीक ठाक है वो आदमी वो, तो उसको बनना चाहिए था। लेकिन इनकी नीयत खराब हो गई, और इनका ये था कि अब उस निजाम को जो पहले से एक तरह से एक अनरिटन लॉ बना हुआ था कि बादशाह है, उसके बाद जो बड़ा होगा, फिर उसके बाद जो बड़ा होगा, उनके इंतकाल के बाद, मतलब इस तरह से उन बेटों में भी जो बेटों का बड़ा होगा वो बनेगा, एक तरह से वो बना हुआ था। तो इन्होंने आके उसको तोड़ दिया, और ये कि इनका जो बेटा जो है सलमान, MBS जिसे बोलते हैं, इसको बना दिया जाए। इसकी वजह से ये वहां खलबसार हुआ, और जो कुछ हंगामा देखा गया, लोगों को पकड़ा गया, जेल में डाला गया, वो इसलिए ताकि वो इसकी वली अहदी को कबूल कर लें। इसलिए कि वहां पे बहुत ही पावरफुल किस्म के लोग थे। वलीद जो है, वलीद जैसे जैसे इतने आदमी जो कि दुनिया के मालदार तरीन लोगों में से है, ऐसे थोड़ी खामोशी से बैठ जाएगा, या अहमद ऐसे खामोशी से थोड़ी बैठ जाएंगे। बहुत ही यानी अहम लोग हैं। या ये कि जो जो इससे पहले जो शाह फहद के जो बेटे हैं, या ये कि जो दूसरे वजीर दाखिला थे, उनके भाई जो थे उनके बेटे हैं, सब बड़े पावरफुल लोग हैं। यानी ये कि इस माने में नहीं कि खाली के वो बड़े हैं उम्र में, बल्कि बड़े पैसे वाले हैं। इसलिए कि खूब खूब इन लोगों ने तजारतें बनाई हैं, मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, तो काफी पैसा है। वलीद जो है खुद दुनिया के मालदार तरीन लोगों में से है। तो इन लोगों को खामोश करने के लिए जरूरी था कि इन पे इल्जाम लगाया जाए कि ये करप्शन में मुलव्वस थे। हालांकि करप्शन होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पहले भी था, खामोशी थी उसके बारे में। लेकिन जब उन्होंने सियासी तौर पर इनके खिलाफ बोलना शुरू किया, भाई ये गलत हो रहा है, इस छोटे से बच्चे को तुम कैसे जो वलियत बना रहे हो, जबकि हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे, एक निजाम यहाँ चल रहा है। तो इन लोगों को खामोश करने के लिए वो सब सब सारा जो है बात का बतंगड़ बनाया गया। इनको गिरफ्तार किया गया, कार्ल्टन होटल के अंदर रखा गया, उसके बाद मुआहदे कर करके, मुआहदे में ये भी शामिल रहा होगा, आजकल तो बहरहाल कुछ दिन के बाद आएगा, पैसे लिए गए, लेकिन उस साथ ये भी लिखा गया होगा कि हम हमारे खिलाफ तुम ना बोलोगे ना खड़े होगे, ये भी जरूरी है। तो उस तरह की बात यहाँ पे नहीं है। ये छोटा
यहाँ पर जो जो उर्दून में जो शाही खानदान है वो छोटा सा है, उस उतना बड़ा नहीं है, 6-7 हजार और बड़े पावरफुल लोग इस टाइप के यहाँ पे नहीं है, छोटे मोटे हैं। इनकी अहमियत समझने के लिए जरूरी है कि हम वहाँ की आबादी का कंपोजिशन समझें। जो जॉर्डन जो है उसकी तकरीबन 60% आबादी फलस्तीनियों की है और 40% आबादी बद्दुओं की है, यानी कबायली जो लोग हैं वहाँ के, जो पहले से आबाद थे, जो बद्दू हैं, कबाइल बोलते हैं उनको, या उनको यानी अहली बोलते हैं, मकामी ट्राइबल। लोग थे और बाद में। तो वहाँ की जो ये पॉपुलेशन के ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही खतरनाक है। एक तरफ फलस्तीनी 60% है, 60% का मतलब है कि हुकूमत उनको ही करनी चाहिए, और 40% ये लोग हैं जो समझते हैं कि हम असली बाशिंदे यहाँ के, हमारा सारा हक है। तो इनके बीच में जो है ना एक 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 आर्बिटर चाहिए होता है, एक आदमी बीच में दोनों में सुलह रखे। तो वहां की जो जो बादशाह जो है या बादशाही जो निजाम है वो एक तरह से आर्बिटर है उनके दरमियान, जो है दोनों में सुलह रखता है, दोनों में एक एक तवाजुन रखता है। तो ये अहमियत है, इसलिए दोनों को चाहिए, फलस्तीनियों को भी चाहिए और बद्दुओं को भी चाहिए कि अगर ये नहीं रहेगा तो यहाँ खाना जंगी हो जाएगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी, इसलिए कि फिर कौन रहेगा इनको बचाने के लिए। तो इस तरह से एक वहाँ निज़ाम है, उसमें कि जो वहाँ के कंपोनेंट दोनों ये बड़े बड़े हैं, दोनों ही चाहते हैं कि ये रहे, और ये इसकी वजह से यहाँ पर एक तवाजुन और यहाँ पे एक 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 सुलह का माहौल यहाँ पे रहे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अवाम के अंदर से इस किस्म की बात नहीं होगी कि बादशाहत को एकदम खत्म कर दिया जाए, इसलिए उससे जो उनको फायदे मिल रहे हैं वो काफी बड़े हैं। अच्छा, आखिरी बिल्कुल मैं ये समझना चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों मार्च के तकरीबन 10 तारीख के आसपास बेंजामिन नेतन्याहू को जैसा कि बयान दिया गया इजराइल की तरफ से, यूएई का सफर इसलिए मुलतवी करना पड़ा कि जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस से उनको इजाजत नहीं दी हवाई जहाज उड़ाने के लिए। और उससे एक ही दिन पहले का वाकया था, क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला वो अल अक्सा, मस्जिद अल अक्सा जाना चाहते थे। और उसके बाद के ये जो हालात हैं, तेजी से जो कुछ सामने आ रहा है, क्या इसका उससे कहीं कोई ताल्लुक तो नहीं है? इजराइल का कितना असर रसूख है, अगर वो साजिश करना चाहे जॉर्डन के अंदर, तो वो क्या क्या वाकई कुछ कर सकते हैं? नहीं, देखिए मैं ये नहीं समझ सकता, यानी ये एक बात समझ लें कि ये जो अरब ममालिक हैं ये तकरीबन सिक्योरिटी स्टेट है, सिक्योरिटी स्टेट है जिसमें कि सिक्योरिटी यानी पुलिस और इंटेलिजेंस इंतहाई पावरफुल होती है और रुथलेस होती है। तो उसी तरह से जॉर्डन भी है। मैं वहां जा चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, और वैसे भी मैं जानता हूँ कि निज़ाम किस किस्म का है, चाहे मिस्र में हो, चाहे खलीज में हो, सऊदी अरब में, ये सब निज़ाम, ये सब सिक्योरिटी स्टेट्स हैं। इसके अंदर आप जो है खामोशी से खाते पीते रहिए, तजारत करते रहिए, दुकान खोलिए, दुकान बंद की चले जाइए, ठीक है। बोलना नहीं है आपको, लिखना नहीं है आपको। तो ये है। और ये कि इनकी अगर जाती बेइज्जती अगर कभी हो जाएगी तो ये छोड़ेंगे नहीं उनको। मतलब ये कि उम्मत की बेइज्जती हो जाए, मुल्क की बेइज्जती हो जाए, पूरे मुसलमानों की बेइज्जती हो जाए, हुजूर पाक की बेइज्जती हो जाए, कोई परवाह नहीं है। लेकिन इनकी बेइज्जती हो जा रही, तो जो आप बता रहे हैं कि अब्दुल्ला के जो बेटे हुसैन को उन्होंने जाने नहीं दिया, तो ये जाती जो है जो जो उनकी बेइज्जती हो गई उसका बदला तो वो निकालेंगे। इससे पहले अभी याद दिला दो, तकरीबन सन 80 की बात है, एक बीबीसी ने एक फिल्म बनाई थी, डेथ ऑफ प्रिंसेस। सऊदी अरब में एक प्रिंसेस के कत्ल हो गया था सही माने में, उसके बारे में उसने एक फिल्म बनाई थी जिसमें कि उनके जो कच्चा चिट्ठा वो अंदर जो गड़बड़ हो रही थी वो दिखाया गया था। तो उसके बाद जो जब वो फिल्म निकली तो सऊदी अरब ने बर्तानिया का नातका बंद कर दिया, उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिए, उनके लेन देन ताल्लुकात सब बंद कर दिए बिल्कुल। उनका बड़ा घाटा हो गया उसमें, इनके कॉन्ट्रैक्ट सब कैंसिल होने लगे। उसके बाद वहां का वजीर खारजा आकर के वो इनके घुटने पकड़ करके उसने माफी मांगी, तब जाके उसको माफी दी गई। तो देखिए इतने बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं, वो लोग कर देते हैं। यानी शाम को तबाह कर दिया, इराक को तबाह कर दिया, सीरिया को मतलब लीबिया को तबाह कर दिया, यमन को तबाह कर दिया, आपके अफगानिस्तान को, उसमें कुछ भी देखने होती, कुछ भी नहीं होता। फलस्तीन के साथ इतनी जो है ना इतनी गलत मामला चल रहे हैं 60-70 साल से, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अपने ऊपर एक छोटी सी बात आ गई, डेथ ऑफ प्रिंसेस, या अभी हुसैन के बेटे को जो है मतलब हुसैन बिन अब्दुल्ला को नहीं जाने दिया, तो इसका जो है इतना बड़ा इंतकाम वो लेते हैं कि फौरन इंतकाम लेते हैं कि भाई हमको जाती मामले में हमारी बेइज्जती जो है हमको कबूल नहीं है। तो ये बात तो बार बार होती रहती है।
कि अगर आप जो है उनको जरा सी तकलीफ पहुंचा दें, जिक पहुंचा दें, उनकी बेइज्जती हो जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं करते। अलबत्ता आप जो है मुल्क को और पूरे कौम को, उम्मत को कर ले, कोई नुकसान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, आपने बहुत ही इंसाइट दिया और ये बताया कि ये सिक्योरिटी स्टेट हैं, यहाँ आप अपनी दुकान खोलिए, बंद कीजिए, सियासत पर बात ना कीजिए, लिखिए नहीं तो आप खैरियत से रह सकते हैं, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा आपने ये भी बताया कि सऊदी अरब और जॉर्डन का शाही खानदानों का कोई मुकायसा, मुकाबला, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सऊदी अरब में बहरहाल बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन आपने बताया कि 6,000 प्रिंस हैं वहां पर और उन्होंने अपना एक निजाम बनाया हुआ। लेकिन अभी जो तब्दीलियां हुई हैं उससे बहरहाल कुछ नाराज हैं कुछ लोग। और आपने ये भी बताया कि जॉर्डन के इस ताजा वाकये में कहीं कोई साजिश बाहर से आपको नजर नहीं आती, वहीं वो चूंकि करप्शन वगैरह बहुत ज्यादा है तो वो उसके खिलाफ वो बोले और अब उन्होंने वहां के बादशाह से एक तरह से बैत भी कर ली है। तो हालात इस वक्त ठंडे हैं, लेकिन वहां के हालात जिस तरह से आपने समझाए वो बहुत ही दिलचस्प हैं, बहुत ही गैर मामूली हैं और आम तौर पर जो हम डेमोक्रेसी में रहने वाले लोग हैं उन सबके लिए बहुत बड़ा सबक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।